कुछ मित्रों ने पूछा था कि तोल्स्ताय के साहित्य में ऐसा क्या है जो वो समय के पार, भाषा के पार पहुंच गए। इसका जवाब एक बार में देना मुश्किल है। दोस्तोवस्की पर बात करते हुए मुझे कुछ चीज़ें तोल्स्ताय के बारे में याद आ गईं, तो एक छोटी मोटी बातचीत पहले तोल्स्ताय के बारे में कर लेते हैं। एक इंटरव्यू में मुझसे कुछ बातें तोल्स्ताय के बारे में पूछी गईं। वो बातें मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, सुनिएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। लेकिन मैं शुरू करूं उससे पहले आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए ताकि आपको मेरे सारे अपडेट्स समय पर मिलते रहें। कैसे जुड़ेंगे? व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके जुड़ जाइए। और जो लोग टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के कारण व्हाट्सएप पर मुझसे नहीं जुड़ पा रहे, ऐसे कई मैसेजेस, ऐसे कई कमेंट्स आ रहे हैं, वो अगर व्हाट्सएप पर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो मेरे फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसी के ठीक नीचे मैंने फेसबुक चैनल का लिंक भी दे रखा है। टॉल्स्टॉय की मशहूरियत, उनकी कीर्ति, उनके देश और उनकी भाषा के पार तक पहुंची। इसे समझने के लिए उनकी कुछ विशेषताओं को देखना होगा। टॉल्स्टॉय की जो सबसे सुंदर बात मुझे लगती है वो है उनका मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, यानी साइकोलॉजिकल रियलिज्म। वो मानव मन की जटिलताओं और उसके आंतरिक जीवन की कठिनाइयों को गहराई से छूते थे। वो मोरालिटी और एथिक्स के सवालों से जूझते थे, चाहे वॉर एंड पीस हो या फिर अना कैरेनिना। वो अच्छाई और बुराई के बीच द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट को, ड्यूएल को देखते थे। उनके लेखन में जीवन का अर्थ तलाशने की एक आध्यात्मिक प्यास वो थी और उनके भीतर सत्य को प्रकाशित करने की महत्वाकांक्षा थी। एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट थी। आपको एक किस्सा बताता हूँ। रूसी भाषा के बहुत बड़े लेखक थे व्लादिमीर नबोकव, जिन्होंने लोलिता की रचना की थी। वो अपने स्टूडेंट्स को टॉल्स्टॉय पढ़ाते थे। वो एक बार एक क्लास में टॉल्स्टॉय की अच्छाइयों के बारे में बता रहे थे, उन्हें विश्लेषित कर रहे थे, लेकिन अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कह नहीं पा रहे थे। तभी एक स्टूडेंट उठा और उसने क्लासरूम में खिड़की के पर्दों को खोल दिया। इससे रोशनी फैल गई, पूरा कमरा प्रकाशित हो गया। नबोकव ने चीखते हुए कहा, एग्जैक्टली, मैं यही बताना चाहता था आपको। टॉल्स्टॉय हमारे मन को ऐसे ही रोशन कर देते हैं, उसे पूरी तरह प्रकाशित कर देते हैं, जैसे अभी अभी ये कमरा रोशन हुआ है। तो मेरे दोस्तों, मेरी नज़र में ये है टॉल्स्टॉय की सबसे बड़ी विशेषता जो नबोकव ने उस रोज बताई थी। देखिए, दोस्तोवस्की, जेम्स जॉयस, काफका, कामू, ये सारे लेखक अंधेरे की पड़ताल एक दूसरे अंधेरे से करते थे, लेकिन टॉल्स्टॉय अंधेरे की पड़ताल रोशनी से करते हैं और कई बार अंधेरे को छांट देते हैं। दोनों किस्म के लेखकों के बीच यही फर्क है। दोस्तोवस्की जैसे लेखक अंधेरे को अंधेरे से काटते हैं, टॉल्स्टॉय जैसे लेखक अंधेरे को उजाले से काटते हैं। तो इस मामले में टॉल्स्टॉय अधिक नैतिकतावादी, अधिक क्लासिकीय शैली के लेखक हैं। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता उनकी महाकाव्यात्मक शैली है, एपिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। टॉल्स्टॉय के यहाँ मन की कथा, निजी व्यथा और ऐतिहासिक गाथा का बहुत सुंदर मिश्रण है। यही महाकाव्यात्मक शैली है, एपिक स्टाइल है, जो वेदव्यास के पास है, होमर के पास है, दांते के पास है। मनुष्य का निजी इतिहास और देश का सामूहिक इतिहास, ये दो धाराएं चलते हुए एक दूसरे को काटने लगती हैं, एक दूसरे को बदलने लगती हैं। आधुनिक युग में इसे टॉल्स्टॉय से बेहतर शायद ही किसी दूसरे लेखक ने दिखाया हो। वो एक कहानी को कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज से, कई सारे दृष्टिकोण से देखते थे। वो अपने प्लॉट को बहुत ऊंचाई से देखते थे, इसीलिए उनमें विहंगम का भाव है। विहंगम यानी पैनोरमा या फिर पैनोरमिक व्यू, आसमान में उड़ते हुए दूर से
नीचे तक देख लेना, ये है टॉल्स्टॉय की खासियत। वो बेहद बुनियादी अनुभूतियों को छूते थे, जैसे कि परिवार, प्यार, मृत्यु, आस्था, समाज, मुक्ति। इसीलिए उनका लेखन दुनिया के हर क्षेत्र के पाठक को अपना सा लगता था, क्योंकि ये बुनियादी अनुभूतियाँ, ये बुनियादी सवाल दुनिया के हर कोने में, हर भाषा में एक जैसे होते हैं। प्यार के बारे में आना कैरेनिना जो कुछ सोचती है, उसकी अनुगूंज आपको गुनाहों के देवता वाली सुधा में दिखाई पड़ जाएगी, रजनीगंधा की नायिका में सुनाई पड़ जाएगी। टॉल्स्टॉय की टेक्स्ट अपील एक यूनिवर्सल टेक्स्ट अपील है। टॉल्स्टॉय आज भी रेलेवेंट हैं, प्रासंगिक हैं, क्योंकि उनके लिखे हुए शब्द हमारे समाज का वैचारिक नेतृत्व करने में सक्षम हैं। वैचारिक नेतृत्व मतलब एक तरह की नॉलेज लीडरशिप। वो लेखक बहुत बड़ा होता है जिसकी लिखाई समाज का वैचारिक नेतृत्व कर सकती हो। टॉल्स्टॉय ने नैतिकता के बारे में, धर्म के बारे में, सादगी के बारे में, व्यक्ति के सामाजिक दायित्वों के बारे में अपनी किताबों में बहुत सारी बातें लिखी हैं, जिनसे आप सहमत हो सकते हैं या फिर असहमत हो सकते हैं। जब सहमति और असहमति का टकराव होता है तो एक वैचारिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक इंटेलेक्चुअल एनर्जी उत्पन्न होती है। टॉल्स्टॉय एक लिटरेरी न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह हैं, जिसके भीतर से ये वैचारिक ऊर्जा, ये एनर्जी आज तक उत्पन्न हो रही है, और इसीलिए हम आज भी उन पर बात कर रहे हैं। देखिए, समाज को आदत होती है अपने नायकों को भुला देने की, उसके बाद भी हम टॉल्स्टॉय को नहीं भुला पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभूतिजन्य मानवीय ऊर्जा और आध्यात्मिकता पर आधारित वैचारिक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। एक सवाल पूछा गया था कि टॉल्स्टॉय शेक्सपियर को पसंद क्यों नहीं करते थे। टॉल्स्टॉय ने 1906 में एक प्रसिद्ध निबंध लिखा था, निबंध यानी ऐसे। उसका टाइटल था ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा। इसमें उन्होंने शेक्सपियर की खूब आलोचना की है। टॉल्स्टॉय मानते थे कि शेक्सपियर में नैतिक गहराई की कमी है, शेक्सपियर में मोरल पर्पस या एथिकल गाइडेंस नहीं है। टॉल्स्टॉय मानते थे कि साहित्य का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाए और समाज की सामूहिक आत्मा के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करे। टॉल्स्टॉय को शेक्सपियर में ये बातें नज़र नहीं आती थीं। वो कहते थे कि शेक्सपियर अपने नाटकों में अपनी थीम्स का फिलॉसॉफिकल एनालिसिस कम करते हैं, बल्कि जनता के मनोरंजन पर, उसके एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके कारण शेक्सपियर टॉल्स्टॉय को थोड़े उथले नज़र आते थे। टॉल्स्टॉय न केवल जीवन में बल्कि भाषा में भी सादगी का पक्ष लेते थे, सादगी पसंद करते थे। लेकिन शेक्सपियर की भाषा बहुत डेकोरेटेड भाषा है। शेक्सपियर की भाषा में सादगी नहीं है, उनके यहाँ भव्यता है, नाटकीयता है। टॉल्स्टॉय को ये बात भी पसंद नहीं आती थी, इसलिए भी वो शेक्सपियर की आलोचना करते थे, क्रिटिसिज्म करते थे। देखिए, ज़्यादातर लोग जिन बातों को शेक्सपियर की ताकत मानते हैं, टॉल्स्टॉय उन्हीं बातों को शेक्सपियर की कमज़ोरी मानते थे। इसीलिए शेक्सपियर को लेके टॉल्स्टॉय के जो ख्यालात हैं वो थोड़े तीखे थे या कुछ हद तक कड़वे थे, बिटर थे। देखिए, टॉल्स्टॉय ने शेक्सपियर की आलोचना की, इससे शेक्सपियर के व्यक्तित्व की ऊंचाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना ज़रूर है कि टॉल्स्टॉय की बातें हमें शेक्सपियर को समझने के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण अवश्य देती हैं। आप भले उस दृष्टिकोण से सहमत हों या असहमत, लेकिन याद रखिएगा, साहित्य के इतिहास में वैकल्पिक दृष्टिकोण का बड़ा महत्व होता है। टॉल्स्टॉय के जीवन का एक ट्रांजिशन पीरियड था। देखिए, 1880 तक टॉल्स्टॉय बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। वॉर एंड पीस,
अन्ना कैरेनिना जैसी किताबों ने उनकी श्रेष्ठता को स्थापित कर दिया था। जब एक पढ़ने लिखने वाले आदमी को, सोचने समझने वाले आदमी को इतनी प्रसिद्धि, इतनी कीर्ति मिलती है तो वो खुद पे शक करने लगता है, तो वो आत्म संशय में चला जाता है। इन सारी साहित्यिक उपलब्धियों के बावजूद टॉल्स्टॉय को लगता था कि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उनके सामने 3 प्रश्न आ रहे थे। जीवन क्या है? मृत्यु क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? मकसद क्या है? उन्होंने 1882 में एक किताब लिखी थी, अ कन्फेशन, जिसमें उन्होंने अपनी निराशाओं को बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस किया था। दरअसल टॉल्स्टॉय एक तरह की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नीत्शे, टॉल्स्टॉय और दोस्तोयस्की, ये तीनों लगभग समकालीन थे, लगभग कंटेम्प्ररी थे। तीनों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ था। जब नीत्शे को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ तो वो नास्तिकता की तरफ मुड़ गए, नास्तिक बन गए और क्या घोषणा की? उन्होंने कहा, गॉड इज डेड, ईश्वर मर चुका है, मोरल वैल्यूज मर चुके हैं। नंबर 2, जब दोस्तोयस्की को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ तो उन्होंने मेटाफिजिकल नाइलिज्म का सहारा लिया। नाइलिज्म यानी हर बात को नकार देना। दोस्तोयस्की में तमाम मोरल वैल्यूज का नकार है। लेकिन इन दोनों के उलट, यानी एग्जाम्पल नंबर 3, जब टॉल्स्टॉय को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ तो वो धर्म की तरफ मुड़ गए। वो नए सिरे से चर्च के साथ जुड़ गए। लेकिन जल्द ही उन्होंने पाया कि रशिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनमें नैतिक भ्रष्टाचार, एक किस्म का मोरल करप्शन पनपा हुआ है और उनमें इतनी बौद्धिक क्षमता यानी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो टॉल्स्टॉय की एग्जिस्टेंशियल क्यूरियोसिटीज़ को मिटा सकें। तब टॉल्स्टॉय ने सीधे जीसस क्राइस्ट का सहारा लिया। फिर उन्होंने बुद्ध को पढ़ा। बुद्ध और जीसस की कॉमन शिक्षाएं, कॉमन टीचिंग्स क्या हैं? अहिंसा, सादगी और सबसे प्यार करो। फिर उन्होंने भगवत गीता की पढ़ाई की, इस्लाम की पढ़ाई की। टॉल्स्टॉय ने इन सभी की अच्छी बातों को एक तरह से अपने जीवन और फलसफे में उतार लिया। यहीं उनके जीवन का सबसे बड़ा ट्रांजिशन पॉइंट आया। बुद्ध, जीसस और गीता के कारण टॉल्स्टॉय की मोरल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई। इससे उनका जीवन बदला और लेखन भी बदला। वॉर एंड पीस और अन्ना कैरेनिना पुराने टॉल्स्टॉय ने लिखे थे। नए टॉल्स्टॉय ने लिखा इवान इलिच की मृत्यु, द डेथ ऑफ इवान इलिच और रेजरेक्शन। इस तरह की किताबें जिनमें मृत्यु का डर है, समाज के पतन की चिंता है और प्रेम, क्षमा, अहिंसा के भावों का चित्रण है। एक सवाल ये पूछा गया था कि गांधी पर टॉल्स्टॉय का असर कैसे पड़ा। देखिए, टॉल्स्टॉय के विचारों का गहरा असर पड़ा था महात्मा गांधी पर। ऐसा कहें कि नए टॉल्स्टॉय के नए विचारों का असर। टॉल्स्टॉय की एक किताब है जो 1894 में आई थी, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इसने गांधी पर उनके प्रभाव को एकदम गाढ़ा कर दिया। इसमें टॉल्स्टॉय ने कहा था, बुराई का सामना मुखर प्रतिरोध से नहीं, हिंसक प्रतिरोध से नहीं, बल्कि अहिंसा से किया जा सकता है। अहिंसा भी एक प्रतिरोध है, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस है। गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा टॉल्स्टॉय के इन्हीं विचारों से बनी थी। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उनमें टॉल्स्टॉय के इन विचारों का बड़ा योगदान था। अन्याय के विरुद्ध अहिंसा एक अस्त्र है। गांधी जी की यह सोच मात्र एक रणनीति नहीं थी, बल्कि समूची जीवन शैली थी। हम जानते हैं कि गांधी जी और टॉल्स्टॉय में पत्र व्यवहार भी होता था। गांधी जी टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रभावित थे, तो टॉल्स्टॉय दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किए जा रहे आंदोलन की प्रशंसा करते थे। दरअसल टॉल्स्टॉय ने लगभग 1908 के आसपास किसी एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, लेटर टू अ हिंदू। उसमें उन्होंने कहा था
कि अगर भारतीय लोगों को गुलामी की जंजीरें तोड़नी हैं तो उसका एकमात्र रास्ता है प्यार, प्यार और प्यार। भारत के ज्यादातर नेताओं को टॉल्स्टॉय की ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन गांधी जी तुरंत इससे सहमत हुए थे और उन्होंने टॉल्स्टॉय को एक पत्र लिखा था। अगले 1-1.5 साल तक दोनों में पत्र व्यवहार चलता रहा, जिसने अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचारों को पुष्ट किया और उन्होंने अहिंसा की अवधारणा का एक अंतिम प्रारूप बनाया और वो प्रारूप आगे चलकर कितना कारगर हुआ ये तो हम सब जानते हैं। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि गांधी जी और टॉल्स्टॉय के बीच हुए उस पत्र व्यवहार ने इतिहास की दिशा बदल दी थी। इसीलिए गांधी जी हमेशा टॉल्स्टॉय के प्रति कृतज्ञता के एक भाव से भरे रहते थे। तो दोस्तों, ये है मोटा मोटी कुछ बातें टॉल्स्टॉय के साहित्य के बारे में। मुझे पता है मैं टॉल्स्टॉय पर एक लंबी सीरीज बनाने वाला हूँ, ये तो महज एक झलक है उसकी, लेकिन उसके पहले दोस्तोवस्की पर सीरीज बन रही है। हाँ, आपका इंतज़ार अब पूरा हुआ। अगले लेक्चर से हम दोस्तोवस्की पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, लाइफ एंड वर्क्स ऑफ दोस्तोवस्की। आप मुझसे जुड़े रहिएगा, सुनते रहिएगा। आपको दोस्तोवस्की वाले लेक्चर्स में बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन इस बीच आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्द ही मिलते हैं दोस्तोवस्की के साथ। तब तक नमस्ते।